साल 1947 लाहौर। पार्टीशन की आग चारों तरफ फैली हुई है। एक सिख परिवार अपने घर में डर कर बैठी हुई है। उन्हें पता है कि किसी भी पल एक खून की प्यासी भीड़ उनके दरवाजे तक पहुंच सकती है। दहशत के बीच एक मां अपने बेटे के हाथ में एक तलवार थमाती है और उसे एक हुक्म देती है, अगर भीड़ दरवाजे तक पहुंच जाए तो सबसे पहले अपनी छोटी बहन को मार देना और उसके बाद जब तक जान रहे तब तक लड़ते रहना। उस लड़के को कभी अपनी बहन पर तलवार चलाने की जरूरत तो ना पड़ी, लेकिन यह वाकया उसकी जिंदगी पर एक गहरा घाव जरूर छोड़ता है। यह लड़का आगे जाकर यह पूरी कहानी बार बार दोहराता है लोगों को एक सीख के साथ कि जिस ऑर्डर को हम नॉर्मल मानते हैं, जिस शांति को हम अपना हक समझकर बैठे हुए हैं, वो सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर पूरी तरीके से तबाह हो सकती है। यही लड़का कंवरपाल सिंह आगे जाकर भारत का सबसे जाना माना और शायद सबसे कंट्रोवर्शियल पुलिस अफसर बनता है। और जब हम उनकी पूरी जिंदगी को देखते हैं तो समझ आता है कि लाहौर की वो रात, वो सबक, वो तलवार उनकी पूरी पुलिसिंग फिलॉसफी की नींव बन जाती है कि केओस को रोकने के लिए कभी कभी बहुत कठोर फैसले लेने पड़ते हैं, चाहे कीमत जो भी हो। केपीएस गिल को गुजरे करीब एक दशक हो चुका है, लेकिन उनका नाम आज भी ले लो और बहस छिड़ जाती है। अब उनके फैंस तो कम है नहीं हमारे देश में। वो कहते हैं कि अगर गिल पंजाब के डीजीपी ना चुने गए होते, वहां नियुक्त ना किए गए होते, अगर वो काम नहीं करते तो पंजाब वुड हैव बीन लॉस्ट, वहां इंसर्जेंसी कभी खत्म ना होती। लेकिन पंजाब और दुनिया के कई कोनों में उनके बारे में जो राय है बिल्कुल अलग है। उन्हें एज ए ह्यूमन राइट्स अब्यूजर के तौर पर देखा जाता है, जिन्होंने अपनी वर्दी की आड़ में उसी राज्य में एक पूरे जेनरेशन का खात्मा कर दिया। सवाल यह है कि दोनों वर्जन्स में सच क्या है? क्या गिल सच में एक सुपर कॉप थे जिन्होंने अकेले सिंघम बनकर पंजाब में मिलिटेंसी को कुचल दिया, या यह सब एक मीडिया क्रिएशन है पोस्टर बॉय बनवाने का? या फिर इस कहानी में ज्यादा सच्चाई है कि मिलिटेंसी को खत्म करते करते गिल की पुलिस ने हजारों बेकसूर पंजाबी नौजवानों को मार गिराया, एक्सीडेंटली नहीं, वाइल इन एक्शन नहीं, जानबूझकर, कभी मेडल की लालच में, कभी पैसों की लालच में, कभी बदले की भावना से, और जिस सब के लिए आज तक सिस्टम को अकाउंटेबल नहीं ठहराया गया है, पंजाब के घावों को भरे नहीं गए हैं। इन दोनों के बीच में सच कहां है? दिलजीत दोसांझ की सतलुज मूवी ने दुनिया को खालरा की कहानी तो बता दी, बैन होने के बावजूद कहानी बता दी, लेकिन साथ ही में एक सवाल फिर से खड़ा कर दिया है सतलुज ने कि केपीएस गिल की लेगेसी क्या है? हम उन्हें कैसे याद रखेंगे? एज अ सुपर कॉप या एज अ बुचर ऑफ पंजाब? क्योंकि जितना भी उनका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन टू पंजाब अगेंस्ट मिलिटेंसी आप गिना दो, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की दस्तावेजों में और फोर्स डिसअपीयरेंसेस, एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन की वारदातों में उनका नाम बार बार आता है। एक तरफ उनके खिलाफ एक फीमेल आईएएस ऑफिसर मोलेस्टेशन का चार्ज लगाती है, सालों तक केस चलता है, लेकिन उसी समय सरकार उन्हें पद्मश्री से नवाजती है। वैसे 14 सालों के लिए वो इंडियन हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी रहे, जहां उनके सुपर कॉप वाले वर्किंग स्टाइल ने बुरी तरीके से बैकफायर दिखाया। उन्हीं की कमान के अंदर भारतीय हॉकी टीम 80 सालों में पहली बार ओलंपिक्स में क्वालिफाई तक नहीं कर पाई। इसीलिए देशभक्त के आज के एपिसोड में कोशिश करेंगे केपीएस गिल, उनकी सच्चाई को समझने की, उनके तौर तरीके, उनके मेथड्स कितने इफेक्टिव थे उसे जानने की, और क्या सच में गिल एक सुपर कॉप थे जिनको लेफ्टिस्ट मीडिया और झोला छाप एक्टिविस्ट ने हमेशा से गलत समझा है। हमारी कहानी शुरू होती है 1984 से। ऑपरेशन ब्लू स्टार में गोल्डन टेंपल के अंदर आर्मी दाखिल हो जाती है और बहुत भयंकर तरीके से तोड़फोड़ मचती है, बहुत खून खराबा होता है, और उसके बाद प्रतिशोध में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है। पंजाब धू धू कर कर जल रहा होता है और जल्द ही खालिस्तान की मांग लेकर उठी मिलिटेंसी अपने चरम तक पहुंच जाती है। इसी आगजनी के बीच में 1988 में आसाम मेघालय काडर के 1958 बैच के आईपीएस ऑफिसर को पंजाब का डीजीपी बना दिया जाता है। गिल का पहला बड़ा टेस्ट होता है ऑपरेशन ब्लैक थंडर, कुछ लोग इसे ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2 कहते हैं। दरअसल 1988 में मिलिटेंट्स दोबारा गोल्डन टेंपल के अंदर छिप जाते हैं, तो इस बार सिचुएशन हैंडल करने की जिम्मेदारी दी जाती है गिल को, जिससे कि 84 की गलतियां फिर से ना दोहराई जाए।
लेकिन इस बार ब्लू स्टार जैसी तबाही कोई नहीं मचाता है। सुरक्षा बल कॉम्प्लेक्स को घेर लेते हैं, ब्लॉकेड लगाया जाता है, नेगोशिएशंस होते हैं और एक स्लो प्लान्ड ऑपरेशन में पूरी दुनिया के मीडिया के सामने गोल्डन टेंपल को बिना भारी नुकसान पहुंचाए खाली करवा दिया जाता है। कुछ मिलिटेंट्स मारे जाते हैं, लेकिन कहा जाता है 150 से ज्यादा सरेंडर कर देते हैं। इस एक ऑपरेशन ने केपीएस गिल को रातों रात नेशनल हीरो बना दिया, एंड फॉर गुड रीजन। 1990 में गिल का पहला टर्म एज डीजीपी खत्म होता है। कुछ महीनों के लिए उन्हें सीआरपीएफ का चार्ज दिया जाता है, लेकिन पंजाब, याद रखिए, अभी भी जल रहा था। 1991 तक एस्टिमेटेड 5000 लोग मिलिटेंसी और दंगे में मारे जा चुके हैं। तो चीफ मिनिस्टर बेन सिंह की पूरी बैकिंग के साथ गिल को 1991 में दोबारा डीजीपी बनाया जाता है, और इसी से शुरू होता है इस कहानी का सबसे कंट्रोवर्शियल चैप्टर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझना जरूरी है, गिल कोई एक्सीडेंटल हीरो नहीं बने थे। वो खुद इस सिस्टम में दशकों से थे, सिस्टम का हिस्सा थे। आसाम मेघालय कार्डर से आकर उन्होंने पंजाब, सीआरपीएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी ऑपरेशंस में काम किया हुआ था। उन्हें लाया ही इसीलिए गया था क्योंकि सरकार एक्स्ट्रॉर्डिनरी मेजर्स लेना चाहती थी, इसके लिए एक पॉलिटिकल मैंडेट था। अब जब देश की टॉप लीडरशिप खुद ही कह रही हो कि भैया जो भी बन पड़े करो, जो भी करना है उसे करो, तो उस मैंडेट के चलते पंजाब पुलिस और केपीएस गिल के पास अनक्वेश्चन्ड पावर आ गई। और कोई इस बात को यहां अनदेखा नहीं कर रहा है कि पंजाब की हालत उस समय काफी नाजुक थी, लेकिन क्या इस पावर का गलत इस्तेमाल हुआ या नहीं, यही इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। अपने दूसरे टर्म में गिल ने एक नई स्ट्रेटजी अपनाई। ऑपरेशन रक्षक के तहत उनका मकसद अब सिर्फ मिलिटेंट्स को पकड़ना नहीं था, बल्कि उन्हें एलिमिनेट करना बन गया। अरेस्ट नहीं, एनकाउंटर। इसको बढ़ावा देने के लिए पंजाब पुलिस ने एक नया सिस्टम लगाया। हर मारे गए नॉन मिलिटेंट के लिए 50,000 रुपए का कैश रिवॉर्ड। याद रखिए मैं किस समय की बात कर रहा हूं, 50,000 काफी बड़ा रकम हुआ करता था उस समय। और यह पैसा सिर्फ पंजाब सरकार की तरफ से नहीं आ रहा था, खुद भारत सरकार का एक स्पेशल फंड बनाया गया था जिसका काम था इन्फॉर्मर्स को पैसा देना और इनकाउंटर करने वाले पुलिसमैन को रिवॉर्ड देना। 2026 में यह आइडिया आपको थोड़ा सा खतरनाक लगे कि पुलिस को गोली चलाने के लिए पैसा दिया जा रहा है, यह तो ब्लंडर होना और मिस्टेक होना और डिजास्टर होने का रेसिपी है। लेकिन याद रखिए उस समय लॉजिक कुछ और था। डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स, और डेस्परेशन तो काफी लिखी हुई थी हर जगह। यही वो पॉइंट है जहां से कहानी का पब्लिक नैरेटिव कुछ धुंधला सा हो जाता है, क्योंकि इस आयरन फिस्ट को चलाने वाला सिर्फ केपीएस गिल और उसका पंजाब पुलिस नहीं था। सीआरपीएफ के जवान पंजाब पुलिस में सेकंड मेरिट पर आकर उन्हीं स्पेशल टीम्स का कोर बन जाते हैं जिन्हें बाद में सीधे सीधे इंडियाज डेथ स्क्वाड्स कहा गया था। बीएसएफ भी बॉर्डर इलाकों में काउंटर इंसर्जेंसी में पूरी तरीके से शामिल थी। यानी जो काम सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस भी कर रही थी, उसका पब्लिक फेस, माने मीडिया के सामने, कैमरा के सामने सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन थी, पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस को लीड कौन कर रहा था, मीडिया से बात कौन कर रहा था, केपीएस गिल। अब मीडिया को एक चेहरा पसंद आता है? एक सुपर हीरो बना दो, सुपर कॉप बना दो, या एक विलन बना दो, ब्लैक एंड व्हाइट रखो, ये ज्यादा ग्रे शे में मत जाओ। लेकिन हमारा देश, खासकर कि पंजाब, इस बात का जीता जागता सबूत है कि हमारे यहां मिलियंस ऑफ शेड्स ऑफ ग्रे ही चलता है। हमारे देश में कुछ ब्लैक एंड व्हाइट की तरफ से आप नहीं कर सकते हो। कई जानकार इस बात को अंडरलाइन करते हैं कि केपीएस गिल अकेला नहीं था अच्छे और बुरे कामों में। जैसे एडिशनल डीजीपी मोहम्मद इजहार आलम ने अपनी खुद की निजी पैरामिलिट्री फोर्स खड़ी कर दी थी, तकरीबन 150 लोगों की, जिसे ब्लैक कैट्स या आलम सेना कहा जाता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ग्रुप ने हजारों स्टेज्ड इनकाउंटर्स किए थे और खुद गिल ने पब्लिक में इस ग्रुप की तारीफ की थी, कहा कि इनके बिना तो पंजाब पुलिस काम ही नहीं कर सकती है। लेकिन आज हम जानते हैं कि पुलिस को खुली छूट देना आफत मोल लेने जैसा होता है। इन सब स्टेज्ड इनकाउंटर्स, किडनैपिंग्स का नतीजा यह हुआ कि ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपने 1991 के रिपोर्ट में लिखा कि पंजाब में सिक्योरिटी फोर्सेस इंक्रीजिंगली ब्रूटल मेथड्स इस्तेमाल कर रहे हैं। फेक इनकाउंटर्स, कस्टोडियल डिसअपीयरेंसेस, बिना ट्रायल के डिटेंशन और टॉर्चर, सब कुछ एक साथ चल रहा था। 1993 में न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि अब पंजाब के लोग मिलिटेंट से नहीं, आर्मी और पुलिस से ज्यादा डरते हैं। ह्यूमन राइट्स रिसर्चर पेट्रिशिया ग्रॉसमैन लिखती है कि गिल का मकसद सिर्फ मिलिटेंट लीडर्स को अरेस्ट करना नहीं था, उनका मकसद था उन्हें पूरी तरीके से उनके नेटवर्क के साथ एलिमिनेट करना।
अब यहां कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बहुत लंबा शंबा होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, आतंकियों का तो इनकाउंटर ही प्रैक्टिकल रास्ता है, यही जवाब होना चाहिए। वही एक्स्ट्रॉर्डनरी टाइम्स रिक्वायर एक्स्ट्रॉर्डनरी मेजर्स वाला लॉजिक। लेकिन यह लॉजिक भी इस बात को नहीं समझा सकता है कि कैसे पंजाब पुलिस जानते हुए भी निहत्थे मासूम नौजवानों को अगवा कर लेता था, उन्हें मार देता था, या तो जला भी देता था या कैनाल में फिकवा भी देता था। इन लोगों का मिलिटेंसी से कोई लेना देना नहीं था। इनफैक्ट एक बहुत स्ट्रांग केस यह भी बनाया जाता है कि पंजाब में पुलिस की बर्बरता के चलते नौजवान हथियार उठाना शुरू कर रहे थे, मिलिटेंसी और लंबी खिंच गई इस स्ट्रेटजी के चलते। मीडिया में आपने जो भी पढ़ा हो, लेकिन पंजाब में मिलिटेंसी को काबू में लाने में सिर्फ पंजाब पुलिस का रोल नहीं है, इसमें शामिल है सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, और उनका बजट भी उन दिनों एक्सेप्शनली बढ़ा दिया गया था। सीआरपीएफ का बजट सोचो 1985 में 190 करोड़ रुपीस था, उसको बढ़ाकर 1997 तक 1250 करोड़ रुपए कर दिया गया था। यानी यह सिर्फ एक स्टेट की पुलिस का ऑपरेशन नहीं था और हो भी नहीं सकता है, यह एक पूरे सेंट्रल मशीनरी का ऑपरेशन था जिसे चलाने के लिए दिल्ली से पैसा और मैन पावर दोनों भेजे जा रहे थे। लेकिन जब भी कैमरा ऑन होता था, जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था, तो सामने सिर्फ एक चेहरा आता था, केपीएस गिल, और वैसे में भी एक इंपोजिंग लुक, ऊंचा लंबा कद। पूरे देश को लगा कि हां, ये वन मैन आर्मी है, मिलिटेंसी को यही एक आदमी बैठकर कुचल रहा है। गिल ने भी इस गलतफहमी को दूर करने के लिए कुछ किया नहीं, उन्हें भी लाइमलाइट पसंद था। गिल के लिए यह कहानी का हैप्पी एंडिंग भी हो जाता, लेकिन फिर आता है वो इंसान जो पूरी कहानी को पलट देता है। पंजाब में सुपर कॉप बन जाता है बुचर। जसवंत सिंह खालरा एक सीधा साधा बैंक एम्प्लॉय था जो पंजाब के म्यूनिसिपल क्रिमेशन ग्राउंड रिकॉर्ड्स को खंगालता है और यह दावा करता है कि सिर्फ अमृतसर में ही 2000 से ज्यादा लाशों को सीक्रेटली उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है, आग के हवाले कर दिया है। उनका दावा यह था कि पूरे पंजाब में 1984 से 1994 के बीच में 25,000 लोगों को ऐसे ही मार दिया गया है। ये वही लोग थे जिनके परिवार वालों को कभी पता ही नहीं चला कि उनके बेटे, उनके पति, उनका भाई आखिर गया कहां। खालरा इस सच को दुनिया के सामने रखते हैं और 6 सितंबर 1995 को इस बहादुरी के लिए उन्हें पंजाब पुलिस से मेडल भी मिलता है, जब उन्हें उनके अमृतसर के घर के सामने से उठा लिया जाता है। 2 महीने तक उन्हें इलीगली डिटेन किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है। अक्टूबर 1995 में उनकी हत्या कर दी जाती है। 10 साल की लीगल लड़ाई के बाद एक जज ने पंजाब पुलिस के 6 ऑफिसर्स को खालरा के अबडक्शन और मर्डर के लिए कन्विक्ट किया। यह पूरी कहानी हमने आपको हमारे सतलुज वाले एपिसोड में बताई है, जरूर देख लीजिएगा। पिक्चर नहीं देखी है वो भी जरूर देखिएगा, कैसे कहां देखना है, आप समझदार इंसान हो। खैर, खालरा को तो कुछ हद तक जस्टिस मिला, लेकिन खुद केपीएस गिल जो उस वक्त डीजीपी थे पंजाब के, जिनके कमांड में यह पूरा ऑपरेशन चलाया गया, उन्हें कभी चार्जशीट नहीं किया गया, कभी अकाउंटेबिलिटी उनसे डायरेक्टली मांगी नहीं गई। लेकिन आई विटनेसेस की टेस्टिमनी उन्हें सीधा सीधा इस मामले से जोड़ती है। 2006 में खालरा की विडो परमजीत कौर खालरा खुद सीबीआई के इन एक्शन से परेशान होकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में गिल के खिलाफ एक पिटीशन फाइल करती है। गिल हमेशा से ही इन एलिगेशंस का खंडन करते आए हैं। 2017 में गिल की मौत हो जाती है और कभी भी उन्हें इस केस में ना तो चार्जशीट ना तो कन्विक्ट किया गया है। इंसाफ जैसी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने डेटा में गिल को सीधा सीधा दस्तावेजी दौर पर, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पर बेस्ड फोर्स डिसअपीयरेंसेस और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स से जुड़ा हुआ बताया है। लेकिन कानून की नजर में आज तक केपीएस गिल इस पूरे काउंटर इंसर्जेंसी के दौरान किसी भी कस्टोडियल किलिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है, किसी भी इलीगैलिटी के लिए जिम्मेदार नहीं है। लेकिन केपीएस गिल की कंट्रोवर्शियल कहानी सिर्फ यूनिफॉर्म तक सीमित नहीं है। 18 जुलाई 1988 चंडीगढ़ के एक ऑफिशियल डिनर पार्टी में रूपन देओल बजाज, एक सीनियर आईएएस ऑफिसर, अपनी जगह बैठी होती हैं। गिल वहां से आते हैं और उनके सामने, इनफैक्ट सबके सामने, उनकी मॉडेस्टी को आउटरेज करते हैं, उन्हें हैरास करते हैं। बजाज कंप्लेंट करती है, लेकिन उनके सीनियर अफसर उनकी बात को ट्रिवियल बताकर उन्हें इग्नोर कर देते हैं। बजाज ने हार नहीं मानी। याद रखिए, मैं 1988 की बात कर रहा हूं। उस समय अकेले ये लड़ती हैं सुपर कॉप गिल के खिलाफ।
अपनी इंटरव्यूज में, बहुत दिलचस्प बात है ये, अपनी इंटरव्यूज में वो कहती हैं कि पूरा फोकस मुझ पर था कि मैंने केस क्यों फाइल किया, मुझ में ही कुछ गलत होगा। ये पैटर्न आप हर बार देखोगे। खालरा के केस में तब भी हुआ था, आज भी इतने सालों बाद भी, पिक्चर रिलीज होने के बाद भी केपीएस गिल के जो फैंस हैं वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, खालरा खालिस्तानियों के लिए सिंपैथी रखता था, एज इफ ये काफी है, ये जस्टिफिकेशन है खालरा को कुत्ते की मौत मारने के लिए। और यहां भी विक्टिम शेमिंग ही हुआ, जम के विक्टिम शेमिंग हुआ। जरूर रूपन देओल ने ही कुछ गलत किया होगा या किसी ने उसको उकसाया होगा, उसके पीछे कुछ एजेंडा होगा, उसको बहुत सारी थ्रेट्स मिली, पनिशमेंट पोस्टिंग मिली, करियर बर्बाद करने की कोशिश की गई, ओनली बिकॉज ऑफ अ कंप्लेंट। 17 साल की लीगल लड़ाई के बाद 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली केपीएस गिल के कन्विक्शन को अपहोल्ड किया अंडर सेक्शन 354 एंड 509, आउटरेजिंग अ वुमन्स मॉडेस्टी। 3 महीने की जेल सेंटेंस प्रोबेशन में बदल दी गई। 2 लाख रुपए की फाइन जो लगाया गया, जिसे बाय द वे बजाज खुद एक्सेप्ट नहीं करती है, बल्कि एक वुमेन्स चैरिटी को दे देती है। यह केस इंडियन लीगल हिस्ट्री में एक बहुत ही दिलचस्प केस बनता है, क्योंकि यह पहली बार था जब आउटरेजिंग मॉडेस्टी जैसे पुराने वेग कानूनी सेक्शन को डिटेल में डिफाइन किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने मॉडेस्टी का डिक्शनरी डेफिनेशन तक एग्जामिन किया, ताकि यह एस्टैब्लिश हो सके कि गिल का जो एक्शन था वो एक महिला की डिग्निटी को शॉक करने के लिए काफी था। यह स्टेटमेंट पूरा करता था। सोचिए, 17 साल 1988 से 2005 तक बजाज अकेली सिस्टम से लड़ती है, जब पूरा एस्टैब्लिशमेंट, जिसमें गिल के कॉलीग्स भी शामिल थे, साथ ही फैन बॉय मीडिया गिल के पक्ष में शामिल था, जिसे गिल को बचाने की सब कोशिश चल रही थी, उसके बाद भी शी डिड नॉट गिव अप। ये कहानी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि ये सुपर कॉप चेस करते करते हम आदमी को ह्यूमन से नॉन बायोलॉजिकल बना देते हैं कि ये इंसान तो कुछ गलत कर ही नहीं सकता है। लेकिन याद रखिए, जो आदमी पंजाब को बचाकर नेशनल हीरो बना, वही आदमी भारत के पहले हाई प्रोफाइल सेक्सुअल हैरेसमेंट कन्विक्शन का चेहरा भी बनता है। और अगर लेगेसी की बात हम कर रहे हैं, इनफैलिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, तो याद रखिए गिल को इंडियन हॉकी फेडरेशन का प्रेसिडेंट भी इसीलिए बनाया गया था कि वही अपना ट्रेडमार्क स्टाइल लाएंगे, हॉकी में बदलाव कर देंगे, और उनका जो लेजेंडरी डिक्टेटोरियल स्टाइल है उससे हम मेडल जीतना शुरू कर देंगे। लेकिन होता उल्टा है। उनका माई वे और दी हाईवे, मैं ही सही हूं, सब गलत है, वो इंडियन हॉकी को सालों पीछे ले जाता है। 20 से ज्यादा बार कोचेस को बदला जाता है, किसी भी कैप्टन को टिकने नहीं दिया जाता है, हर मैटर पर गिल दखलंदाजी करते हैं। उनके कमांडो स्टाइल फिटनेस कैंप्स एक्चुअली प्लेयर को इंजर करके छोड़ देते हैं। और सबसे बड़ी जलालत आती है 2008 में, जब भारत बीजिंग ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई तक नहीं कर पाता है, फर्स्ट टाइम सिंस 1928। तो हम केपीएस गिल को फिर कैसे याद रखें? एक तरफ ऑफिशियल आंकड़े बताते हैं कि 1991 के पीक के बाद मिलिटेंसी पंजाब में घटने लगती है, मिलिटेंसी का प्रकोप खत्म होता है, इलेक्शंस वापस आते हैं, पंजाब के खेत, पंजाब का टूरिज्म, सब कुछ दोबारा जिंदा होने लगता है। इसीलिए गिल को 1989 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। रिटायरमेंट के बाद भी उनके सर्विसेज ली जाती हैं। 2002 में गुजरात दंगों के बाद उन्हें सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया जाता है, और बाद में छत्तीसगढ़ में नक्सल ऑपरेशंस के लिए भी उन्हें बुलाया जाता है, उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन ली जाती है। इसीलिए शायद मौजूदा सरकार भी उनके रेप्यूटेशन को ज्यादा ठेस नहीं पहुंचाना चाहती है। दूसरी तरफ ह्यूमन राइट्स वॉच, इंसाफ और खुद यूनाइटेड नेशंस वर्किंग ग्रुप ऑन फोर्स डिसअपियरेंसेस के पास इसी दौरान हुई हजारों डिसअपियरेंसेस, फेक एनकाउंटर्स के दस्तावेज मौजूद है। और इन सब रिकॉर्ड्स में एक नाम बार बार आता है, केपीएस गिल का। बहुत लोग सतलुज पिक्चर रिलीज होने के बाद यह जस्टिफिकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टोरी गलत है, खालरा का यह जो 25,000 मौतों का आंकड़ा है यह एक्स्ट्रापोलेटेड है, यह इन्फ्लेटेड है। ठीक है भाई, आपकी बात मान लेते हैं, तो भाई करवा दो। इतने सालों से फुल स्टडी क्यों नहीं हुआ? कितनी मौतें हुई थी हमें पता क्यों नहीं है? करवाओ स्टडी, करवाओ एक ट्रुथ कमीशन, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इंसर्जेंसी खत्म हुए इतने दशक हो गए, क्यों इस बात की छानबीन नहीं हो रही है कि क्या क्या गलतियां हुई हैं, कहां कहां सुधार हो सकता था? किस बात से आप डर रहे हो? क्योंकि हो सकता है सरकार वही गलतियां दूसरे राज्यों में भी कर चुकी है, कर रही है, करना चाहती है। क्योंकि यू सी, गवर्नमेंट इज नेवर रॉन्ग,
सिर्फ सवाल पूछने वाला इंसान गलत हो सकता है, उसका एजेंडा हो सकता है। सरकार तो पाक साफ है, टाइड वाली सफेदी है सरकार के अंदर। लेकिन शायद सबसे जरूरी सवाल यह नहीं है कि गिल सुपर हीरो था या सुपर विलन था, बुचर था। सवाल यह है कि क्या एक इंसान अकेले इतनी बड़ी मशीनरी मिलिटेंसी के खिलाफ चला सकता था विदाउट एनी चेक्स एंड बैलेंसेस? सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, सेंट्रल इंटेलिजेंस है, एक स्पेशल फंड है जो दिल्ली से मैनेज हो रहा है। ये सारे लोग क्या बैठ के तमाशा देख रहे थे, पॉपकॉर्न खा रहे थे? ये एक पूरा सिस्टम था और इस सिस्टम का सबसे चमकता, सबसे कैमरा फ्रेंडली चेहरा केपीएस गिल था। जब रिजल्ट अच्छा निकला तो क्रेडिट गिल को मिल गया, जब सवाल उठे तो अकाउंटेबिलिटी भी सिर्फ केपीएस गिल से मांगी जाती है। जिन्होंने इस पूरे इनकाउंटर कल्चर को फंड किया, परमिशन दिया, जिन्होंने सीआरपीएफ, बीएसएफ को वहां तैनात करवाया, उन सेंट्रल एजेंसीज, उन पॉलिटिकल आंकड़ों, उनसे तो कभी सवाल नहीं पूछा गया इसके बारे में। आज जब सतलुज जैसी फिल्म खालरा की कहानी वापस ले आती है और गिल का नाम फिर से चर्चा में है, उसको डिबेट किया जा रहा है, तो यह सवाल और भी जरूरी हो जाता है कि एज अ कंट्री, एक देश के रूप में, क्या हम अपने हीरोज को इतनी आसानी से अकाउंटेबिलिटी से बचा लेते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने हमें वो रिजल्ट दिया जो हमें चाहिए था? लेकिन रिजल्ट का जो कॉस्ट था, जो ह्यूमन कॉस्ट था, उसके बारे में हम कभी सवाल नहीं पूछेंगे? या मैंने सच क्या इतना सिंपल होता है? क्या हर चीज को हम ब्लैक एंड व्हाइट करना हमारे लिए जरूरी हो जाता है? या तो कोई महात्मा होता है या तो पूरा का पूरा विलन होता है। शेड्स ऑफ ग्रे किसी में नहीं होता है। भाई फैक्ट तो यही है कि गिल पूरा विलन तो नहीं था और डेफिनेटली पूरा हीरो नहीं था, बल्कि एक आदमी था जिसे एक सिस्टम ने अपना हथियार बनाया, और जब उस हथियार ने अपनी हदें पार कर दी तो पूरी जिम्मेदारी उस एक आदमी के कंधे पर डाल दिया गया। लेकिन गिल को इनेबल किसने किया था? सिस्टम ने। प्रोटेक्शन किसने दिया था? सिस्टम ने। यही वो पैटर्न है जो हम बार बार देखते हैं, चाहे वो 1980s का पंजाब हो या आज का कोई कॉन्फ्लिक्ट जोन हो। जब स्टेट को रिजल्ट चाहिए होता है, जैसे कि बॉम्बे में अंडरवर्ल्ड के साथ आपको डील करना है, तो इनकाउंटर कॉप्स को आप छोड़ देते हो, खुली छूट दे देते हो। स्टेट हमेशा अपने स्ट्रॉन्गमैन को आजादी दे देता है, और जब पूरी दुनिया सवाल उठाना शुरू कर देती है तो वही स्टेट अपना हाथ झाड़ देती है, बोलती है हमारी कोई गलती नहीं है, वो तो उस कॉप की गलती होगी, उस इंसान की गलती होगी। या फिर अक्सर सवाल पूछने वाला ही गलत होता है, उसका एजेंडा गलत होता है, जैसा कि खालरा निकला। केपीएस गिल खुद जीते जीते अपने बचाव में कहते रहे कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में एक्स्ट्रॉर्डिनरी मेजर्स लेने जरूरी थे, और शायद इस बात से मैं सहमत भी हूं। लेकिन सवाल यह नहीं है कि मिलिटेंसी खत्म होना चाहिए था या नहीं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी मेजर्स लेने चाहिए थे या नहीं। सवाल यह है कि उस लड़ाई की कीमत जिन लोगों ने चुकाई, जिस एक्स्ट्रॉर्डिनरी मेजर्स जो आपने लिए, क्या वो कीमत जो चुकाई वो जस्टिफाइड था? और क्या कभी भी उस सिस्टम के टॉप पर बैठे किसी भी शख्स को जवाबदेही ठहराया गया है या नहीं? शायद नहीं। और इसीलिए आज भी सतलुज को पंजाब का बच्चा बच्चा देख रहा है, और इसीलिए सरकार ने सतलुज को पहले थिएटर में फिर ओटीटी से हटवा दिया, क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेशन होने लगा, अगर लोगों ने सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया, तो बहुत सारे और खालरा कांड निकलेंगे, चाहे वो कश्मीर में हो, छत्तीसगढ़ में हो या मणिपुर में हो। और इसी जवाबदेही से सुपर कॉप केपीएस गिल और सारी की सारी सरकारें हमेशा डरती आई हैं। और इसीलिए सवाल पूछना और हमारे देश में जो और खालरा हैं उन्हें बचाना, उन्हें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अनचेक्ड पावर से क्या होता है उसका उदाहरण हमने पंजाब में देख लिया।